हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बजट में जो विभिन्न प्रकार के फंड होते हैं उसके बारे में जानेंगे। याद रखिए, सिर्फ फंड के बारे में। ऐसा इसलिए कि समझने में चीज़ों को आसानी हो। हालांकि इन फंड से संबंधित और भी बहुत सी बातें होती हैं, जैसे अनुदान मांगे होती हैं या बजट प्रक्रिया से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने उसको एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उन फंड्स की बात की है जो भारत सरकार के अधीन होते हैं या जिन फंडों को संचालित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए बजट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। याद रखिए, भारत सरकार के पास जितने भी पैसे होते हैं, और भारत सरकार नहीं केवल राज्य सरकारों के पास भी जितने भी पैसे होते हैं, वो सब इन्हीं फंडों में जाते हैं। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फंड्स होते कितने प्रकार के। देखिए, मैंने हेडिंग दिया है, बजट में विभिन्न प्रकार की निधियां, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स इन बजट। तो बजट में मुख्यतः 3 प्रकार के निधियां होती हैं भारत सरकार के पास या राज्य सरकारों के पास। मुख्य रूप से 3 प्रकार की ही निधियां होती हैं जिनसे पैसा जो है निकालने की एक खास प्रक्रिया होती है, और उसी प्रक्रिया को बजट बोला जाता है। क्लियर? अर्थव्यवस्था समझना भारी नहीं होता है, बस समझना पड़ता है। तो उस निधियों में, यानी कि उन फंड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रमुख और पहला है वो है संचित निधि। क्या निधि? संचित निधि। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? कंसोलिडेटेड फंड होता है। ठीक है? तो संचित निधि क्या है? देखिए, संचित निधि में भी 2 प्रकार का व्यय होता है, एक भारित व्यय और एक नन भारित व्यय। भारित व्यय वह व्यय होता है जिसको सरकार पर भारित ही होती है, जैसे सभी पदाधिकारियों का वेतन, भत्ते इत्यादि, ये सब भारित व्यय होते हैं और इसके लिए सदन में वोट नहीं होता। लेकिन जो नन भारित व्यय होते हैं उसके लिए सदन में वोट होती है और सदन उसको या लोकसभा उसको पारित करती है। तो ये एक मोटा मोटी आकलन समझिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सब बात बता के कंफ्यूज नहीं करूँगा। सबसे पहले समझिए कि आखिर संचित निधि होती क्या है और इससे पैसा कैसे निकलता है। इतना ही ध्यान अभी रखना। तो देखिए, संचित निधि जो होती है वह भारत सरकार की एक निधि है जिसमें सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व, आय, कर उस निधि में रखे जाते हैं। यानी कि सरकार को आप जो भी शुल्क देते हैं वो सब के सब पैसा संचित निधि में चला जाता है। अब जिस प्रकार से भी पैसा दें, इनकम टैक्स से दें, किसी प्रकार के शुल्क से दें, चुंगी से दें, या बाइक पकड़ाते हुए गलती से पकड़ा जाए, सारा पैसा कहाँ जाएगा? संचित निधि में ही जाता है। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि सरकार को प्राप्त सभी राजस्व यथा आयकर, शुल्क एवं सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली से प्राप्त धन सभी इसी संचित निधि में जमा होते हैं। अब कहिए कि सर कंफ्यूज कैसे होंगे, पता कैसे लगेगा? कुछ नहीं पता लगना। आंख बंद कीजिए और सोचिए कि सरकार को कहां कहां से आय प्राप्त होता है। नहीं सोचना है वो भी मत सोचिए। सरकार को जितनी भी आय प्राप्त होगी वो सब के सब संचित निधि में ही जमा होगी, इसके अलावा और कोई निधि नहीं है। ठीक है? तो बोलिए कि श्रीमान और जो दो निधि बताए हैं वो मैं आगे बताता हूं क्या होगा। यहाँ पे हम सिर्फ संचित निधि की बात कर रहे हैं। सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व, कर, शुल्क, दंड शुल्क या अन्य कोई भी आय जो सरकार को प्राप्त होते हैं वो सब के सब संचित निधि में ही जमा हो जाते हैं। पहला बात। दूसरी बात कि संचित निधि से, यानी कि इसमें से संसद की स्वीकृति के पश्चात ही धन निकाला जा सकता है। और यही से आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से किस निधि से संसदीय अनुमोदन के बिना धन निष्कासन नहीं किया जा सकता? तो संचित निधि से। याद रखिएगा, संचित निधि से। तो हमने देखा पहला क्या है? संचित निधि है। संचित निधि में सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व, कर, शुल्क, वसूली सब संचित निधि में ही जमा जाता है। और संचित निधि से संसदीय स्वीकृति के पश्चात ही धन निकाला जा सकता है। लेकिन वो निकलेगा कैसे? क्या सरकार बार बार मांगने जाएगी? नहीं, सरकार बार बार मांगने नहीं जाती है। या जरूरत पड़ा तो बार बार मांगना भी पड़ेगा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, देख लेते हैं। इसमें से, यानी कि संचित निधि में से विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम से ही धन निकाला जा सकता है।
याद रखिए कि अनुदान भी बहुत तरह का होता है। 5-7 तरह का अनुदान होता है। अब यहाँ पे अनुदान के नहीं, अभी फंड की बात कर रहे हैं, तो फंड को ही समझेंगे। संचित निधि से विनियोग विधेयक या किसी न किसी प्रकार के ग्रांट यानी कि अनुदान से ही पैसा निकाला जा सकता है। अर्थात संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसदीय अनुमोदन अति आवश्यक है, चाहे आप जैसे प्राप्त कीजिए। यदि संसदीय अनुमोदन नहीं प्राप्त किए तो पैसा आप संचित निधि से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसमें से ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार संसद से अनुमोदन के पश्चात ही संचित निधि से धन निकाल सकता है। यही आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय अनुमोदन के बिना संचित निधि से धन निकाला नहीं जा सकता है। और 114, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 112 से लेके 117 तक आप ध्यान रखें कि कौन अर्थ से संबंधित है, यानी कि वित्त व्यवस्था से संबंधित है, और कौन अर्थ या वित्त व्यवस्था से संबंधित नहीं है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद संसद से धन निष्कासी से संबंधित नहीं है। आपको नहीं ध्यान रहेगी, नहीं बन पाएगी। खैर, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बतला रहा था, वे बतला रहा था। यहाँ पे देखिए, विनियोग विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्ताव एवं अनुपूरक अनुदान मांगों के पश्चात पेश किया जाता है। देखिए, हमने दो चीज बोला, विनियोग अधिनियम और अनुपूरक अनुदान। विनियोग अधिनियम जो है वो कब पारित होगा? विनियोग विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्ताव एवं अनुदान मांगों के पश्चात पेश किया जाता है। यदि विनियोग अधिनियम पास न हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। यानी कि सरकार ने अपने सालाना खर्च के लिए विनियोग अधिनियम लाया। ये बोला कि देखो भाई, हमको 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए, हम सरकार चलाने के लिए हम जगह जगह ऐसे ऐसे खर्च करेंगे, ऐसे ऐसे बात। संसद ने उसको मान लिया तो संचित निधि से 5 लाख करोड़ रुपया निकलेगा, खर्च कर देंगे। लेकिन यदि संसद ने उसको नहीं माना, लोकसभा में से पारित नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? सरकार गिर जाएगी, इस्तीफा देना होगा। बात समझिए कितनी खतरनाक बात है। अब आपसे सवाल बनता है कि विनियोग अधिनियम पारित न होने की स्थिति में क्या होगा? अधिनियम वापस होगा, अधिनियम वापस नहीं होगा, सरकार को इस्तीफा देना होगा, या सरकार कोई दूसरा अधिनियम लाएगी? सरकार को इस्तीफा देना होगा। ध्यान रखिए, विनियोग विधेयक कब पारित होता है? हमने विनियोग अधिनियम देखा था। विनियोग अधिनियम विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्ताव एवं अनुदान मांगों के बाद आता है। अब है कि अनुपूरक अनुदान या अनुदान मांगे क्या होती हैं। देखिए, सरकार चलाना साधारण काम तो है नहीं। विनियोग अधिनियम के अधीन सरकार ने 1 साल के लिए 5 लाख करोड़ रुपया मांगा और बोला कि भाई नरेगा में हम 50,000 करोड़ रुपया, मैं डाटा दे रहा हूँ छोटा मोटा समझने के लिए, 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा हूँ। पता लगा कि भाई अब नरेगा में 70,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, तो इस शेष 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? तो वो फिर संचित निधि से निकलेगी। अब चूंकि 1 साल तो पूरा हुआ नहीं है, तो सरकार क्या कहेगी? अनुदान मांग लाएगी, ग्रांट लाएगी। बोलेगी कि देखिए, मनरेगा में हमने पैसा खर्च किया था, अब इसमें कुछ ज़्यादा पैसा खर्च हो रही है, हमको ग्रांट चाहिए। तो संसद उसे स्वीकृति दे देगी, लोकसभा उसे स्वीकृति दे देगी। इन सब चीज़ों में, इन सब अनुदानों में लिखा आपको संसद मिलेगा, लेकिन मेन पावर लोकसभा की होती है। राज्यसभा उसमें सुधार सलाह दे सकती है, लेकिन लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा। यानी कि कोई आपसे पूछे कि क्या राज्यसभा इन विधेयकों को अटका सकती है? नहीं, उसके पास कोई क्षमता नहीं है धन से या वित्त से संबंधित विधेयकों को अटकाने के। अब देखिए, निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। माने में आपका सवाल आएगा कि भाई अनुपूरक अनुदान होता क्या है? तो निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए, मैंने पहले भी बोला कि यदि खर्च हो रही है, पैसा घट गया, अब उसको निकालना है, तो बार बार विनियोग विधेयक नहीं आएगा, उसके लिए फिर अनुदान मांग होता है, और वही अनुदान मांग के आधार पे आपका संचित निधि से पैसा निकलता है। और अनुदान मांग बहुत तरह के होते हैं, एक आध तरह के नहीं, 5-6 तरह के होते हैं। उसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखी है, वो यहाँ पे पढ़ना उसको भी नहीं है। यहाँ पे पढ़ना है पहला क्या चीज? संचित निधि को। तो बोले कि सिनेमा निकाला बता दिए, इसलिए बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि संचित निधि से किस प्रकार से पैसा निकल सकता है। यदि आप ध्यान ही नहीं है, निधि तो जान रहे हैं लेकिन पैसा कैसे निकलेगा नहीं पता, फिर दिक्कत होगी।
तो ध्यान रखें, मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं, हट जाता हूं, पढ़ते जाइए। संचित निधि 266, अनुच्छेद 266 के 1 में संचित निधि का वर्णन है। आपसे सीधा पूछेगा संचित निधि का वर्णन कहां है, तो 266 या 266 का 1। इसमें सभी प्रकार के आय, सरकार को जो भी आय प्राप्त होता है, चाहे जहां से हो, सब के सब संचित निधि में ही जमा हो जाता है। और संचित निधि से धन संसद की स्वीकृति के पश्चात ही निकाला जा सकता है। और इसमें से विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम से ही धन निकाला जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के तरीकों से नहीं। अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार संसद से अनुमोदन के पश्चात ही संचित निधि से धन निकाल सकता है। आपसे यही पूछेगा कि किस अधिनियम में यह वर्णित है कि संसदीय अनुमोदन या संसदीय प्रक्रिया के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 114। अब विनियोग विधेयक लोकसभा में कब पारित होता है और अनुपूरक अनुदान क्या है, ये दो चीजें भी हमने एक्स्ट्रा में आपको बता दी। अब देखते हैं इसके आगे के निधियों को, एक नजर फिर भी आप देख लीजिए इसे, ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखिए शेष 2 और निधियों को। देखिए भारत सरकार के पास मुख्य रूप से, या राज्य सरकारों के पास भी मुख्य रूप से यही 3 निधियां होती हैं। पहला संचित निधि, दूसरा भारत का लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और तीसरा आकस्मिक निधि। यही 3 निधियों में भारत सरकार के धन जमा होते हैं और भारत सरकार यहीं से पैसा निकालती है। हालांकि तीनों के लिए प्रक्रिया कुछ थोड़ी थोड़ी अलग है। हमने अभी देखा कि संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है, बिना संसदीय मंजूरी के आप उससे धन नहीं निकाल सकते। लेकिन कोई जरूरत पड़ गई तो, या ये भी सवाल उत्पन्न होता है कि भारत सरकार को जितना पैसा प्राप्त हुआ सब संचित निधि में जमा हुआ, ठीक है, लेकिन जो भारत सरकार को पैसा पब्लिक से मिला वो पैसा कहाँ जमा होगा? तो पब्लिक से जो पैसा मिलता है वो लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। अब श्रीमान उत्पन्न होता है सवाल कि आखिर ये लोक लेखा होता क्या है, इसमें किसके पैसे जमे होते हैं और ये पैसा कैसे नियंत्रित होता है? तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि आपने कर दिया, जब आपने कर दिया तो पैसा कहाँ चला गया? संचित निधि में। लेकिन आपने सावधि जमा किया, आपने एफडी किया, आपने एलआईसी में पैसा लगाया, आपने भारत सरकार के कुछ परियोजनाओं में पैसा लगाया, वो पैसा कहाँ जाएगा? क्या वो भी संचित निधि में जाएगा? नहीं, वो संचित निधि में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा जमा किया, आपने जो बचत खातों में, डाकघर में, बैंक में जाके पैसा जमा किया, वो 2, 4, 5 साल के लिए जमा किया, फिर 5 साल बाद निकालिएगा। या हो सकता है कि आप बीच में ही तोड़ने पहुंच जाइए, तब क्या सरकार आपके लिए संसद से मंजूरी लेने जाएगी? या क्या सरकार संसदीय फंड रखेगी? नहीं, ऐसा नहीं करती। सरकार की जो आय है वो संचित निधि में जमा होगी। सरकार के पास जो पब्लिक का पैसा है, किसी भी माध्यम से हो, वो पैसा पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। इतना ही सूक्ष्मता से ध्यान रखिएगा। पब्लिक का पैसा जो सरकार के पास जमा हो किसी भी माध्यमों से, वो पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। परिभाषा देख लीजिए, अनुच्छेद 266 के 266 का 1 में क्या था? 266 का 1 में था संचित निधि, और 266 के 2 में क्या है? लोक लेखा के अनुसार संचित निधि के अलावा सभी राशियां इसी निधि में जमा होती हैं, जैसे बैंक जमा राशियां, भविष्य निधि जमा राशियां, बचत इत्यादि। जो भी पैसा, मैंने इतना नहीं लिखा, मैंने सीधा बोल दिया पब्लिक का पैसा, यानी कि उस पर कानूनी अधिकार तो पब्लिक का है, लेकिन वो सरकार को जमा दे रही है कि भाई हमारा पैसा लीजिए। सरकार चूंकि इंटरेस्ट देती है तो भाई लीजिए, हमको इंटरेस्ट को पेड कीजिए। तो ये सारा पैसा पब्लिक अकाउंट में जमा होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अरे देखिए ऐसे भी नहीं जी, पब्लिक का जो पैसा है पब्लिक अकाउंट में, और सरकार का जो पैसा है सरकारी अकाउंट में, संचित निधि में। संचित निधि को सरकारी अकाउंट बोला भी जाता है। इसे कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कार्यकारी प्रक्रिया के द्वारा कोई अधिकारी होंगे, कोई बाबू होंगे, या कोई अधिकारी अपना एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस चीजों को नियंत्रित कर सकता है। ये चीजें ऐसे होती हैं। जैसे नहीं देखते हैं कि आपका एफडी पर, आरडी पर, बचत खातों पर पैसे जो हैं वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं कि भाई हम इतना से ज़्यादा टैक्स क्या बोलते हैं, आपको सूद या ब्याज नहीं दे पाएंगे। बैंक बोलते हैं कि आप हमारे आरडी कीजिएगा तो हम 4% देंगे, एफडी कीजिएगा तो हम 6% देंगे।
अब इसके लिए कोई संसद बार बार आपके लिए बैठक नहीं करेगी, इसे एक नोटिफिकेशन कार्यकारी आदेश के द्वारा आगे पीछे किया जाता है। सीधी सी बात है कि आपका पैसा है, सरकार इसे नियंत्रित कर रही है और सरकार के अधीन कोई बाबू बैठा हुआ है वो इसे नियंत्रित कर रही है, इस ध्यान रखेंगे। तीसरी बात कि लोक लेखा से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात लोक लेखा से जो धन निकलेगा वो बिना संसदीय मंजूरी के भी निकल जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। लोक लेखा मतलब पब्लिक का पैसा जो सरकार के पास रखा हुआ, ठीक। तीसरा है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि यानी कि ऐसी निधि जिससे पैसा निकालने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ जाए, तो उस निधि से जो वैसा जो निधि बनाया गया उसको आकस्मिक निधि कहा गया। अब इसकी कहानी क्या है कि 1950 में भारत आकस्मिक निधि अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उस समय परिकल्पना की गई कि भारत सरकार के पास कभी कभी एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जब धन की जरूरत हो। जब धन की जरूरत हो तो सकता है कि पब्लिक अकाउंट में से भी पब्लिक पैसा निकालने लगे, भाई हमारा पैसा है हमको दो, और संसदीय मंजूरी प्राप्त करने में संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसदीय मंजूरी चाहिए और उसमें भी टाइम लगे, तो सरकार पैसा कैसे लाएगी। अब आप कल्पना कीजिए भारत सरकार को किसी देश से युद्ध में उलझना पड़ गया या कोई ऐसी विपदा आन पड़ी जिसमें अब टाइम नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा। अब जैसे अभी कोरोना आया, तो कोरोना के लिए क्या किया गया, कोरोना के लिए सरकार ने बहुत सारा सोच विचार किया, लेकिन कभी ऐसी भी विपत्ति आ सकती है जो महज उसको 2-4-5 दिन में निपटना है। कोरोना में देख रहे थे, या अन्य कोई ऐसे विपदा आती है तो पब्लिक भी बैंक में चली जाती है कि भाई मेरा पैसा है हमको दीजिए, हम खर्च कैसे करेंगे। सरकार के इस स्थिति से निपटने के लिए क्या होगा, तो हमारे माननीय नेताओं ने उस समय में कि एक निधि की स्थापना की और उस निधि को नाम दिया आकस्मिक निधि। ये आकस्मिक निधि जो होती है वो राष्ट्रपति के अधीन में काम करती है। इतना तो पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक चाहेगी ही निकालना, तो इस तरह से एक कल्पना की गई कि आकस्मिक निधि रहेगी जिसमें सरकार जो है वो कभी भी पैसा निकाल सकती है, बाद में उसमें संसदीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक आकस्मिक निधि की परिकल्पना की गई। इसके तथ्यों को देख लीजिए। अनुच्छेद 267 संसद को आकस्मिक निधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है और इस अधिनियम के अधीन संसद किसी भी प्रकार के आकस्मिक निधि को बना सकता है, इतना ध्यान रखेंगे। इसमें संसद यानी कि आकस्मिक निधि में संसदीय कानून के द्वारा, यानी कि सरकार अपना मन से नहीं डाल सकते। याद रखिए कि सरकार अपना मन से नहीं होगा कि हम 500 करोड़ आकस्मिक निधि में डाल रहे हैं, नहीं। संसदीय मंजूरी और संसदीय कानून की प्रक्रिया के बाद ही कुछ पैसे समय समय पर डाल दिया जाता है और यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है तथा कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा, कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है। देखिए लोक लेखा भी कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है और क्या कहते हैं इसको, आकस्मिक निधि भी कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है, परंतु दोनों में अंतर है। इसमें जो पैसा लिया जाएगा वो संसद से मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आकस्मिक निधि से यदि पैसा जो निकाला जाएगा, ठीक है राष्ट्रपति निकालने के लिए दे देंगे, लेकिन बाद में उसको मंजूरी संसद से लेना पड़ेगा। अंतर समझ में आ रही है। सीधी सी अंतर है कि लोक लेखा लोक लेखा पब्लिक अकाउंट का जो पैसा है उसको निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। संचित निधि से बिना मंजूरी के पैसा निकाला ही नहीं जा सकता है, लेकिन आकस्मिक निधि से पैसा पहले निकाल सकते हैं, राष्ट्रपति पहले पैसा दे सकते हैं, परंतु बाद में उसको संसदीय पटल पे आपको रखना पड़ेगा और उसको मंजूरी लेना पड़ेगा। अमूमन संसद इसको मंजूरी दे देती है, क्योंकि आकस्मिक वाला बातें अलग हो जाता है। खर्च को संसद की मंजूरी आवश्यक होती है, यानी कि आकस्मिक निधि से जो राष्ट्रपति से आपने पैसा ले लिया तो खर्च को संसद में रखना पड़ेगा और उसकी मंजूरी आवश्यक होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 द्वारा यह शुरू हुआ तथा एक वित्त सचिव इसे देखता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अभी क्या बोला, कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। तो कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, इसका वित्त सचिव होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। समझ में आ रही है ना, सीधी सी बात है। भारत सरकार के पास 3 प्रकार की निधियां हैं। संचित निधि जिसे सरकारी
निधि कहते हैं, सरकारी पैसा सब उसी में जमा होता है और उसमें से बिना संसदीय मंजूरी के पैसा नहीं निकल सकता। पब्लिक का पैसा जो सरकार के पास जमा है वो लोक लेखा में जमा होता है और वो कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है और उसमें से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, आकस्मिक निधि। इसे आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के द्वारा गठित किया गया और राष्ट्रपति के अधीन यह अधिनियम काम करता है और राष्ट्रपति सरकार को किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए, आकस्मिक विपत्ति से निपटने के लिए इसमें से पैसा दे सकते हैं, परंतु बाद में उसे संसदीय मंजूरी लेनी पड़ेगी। और साथ ही यह भी एक कार्यकारी नियम के द्वारा या कार्यकारी निकाय के द्वारा नियंत्रित होता है और साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक वित्त सचिव इसकी देखभाल करता है। किसकी? आकस्मिक निधि की। एक नजर आप इसे पुनः देख लेंगे। भारत का लोक लेखा 266 का 2 और आकस्मिक निधि 267, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये था भारत की सरकार की निधियां, ये सिर्फ निधियां। अब इससे तरह तरह के प्रक्रिया से पैसे निकाले जाते हैं, तो प्रक्रिया के वर्णन के लिए हमने अलग वीडियो रखा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।